क्या एजुकेशन आज एक इंडस्ट्री बन गया है? उत्तराखंड देश का संभवतः पहला राज्य है जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन वो सबसे ज्यादा है देश की। दूर जिस बच्चे को जाना पड़ेगा उसको 100 रुपया प्रतिदिन हम किराया देंगे। ये पॉलिसी है? यस, बहुत सारे टीचर केवल तनख्वाह पकाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। कई जगह 5 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं, जहाँ 45 बच्चों सिंगल टीचर। हाँ, शिक्षा विभाग को केवल हमने रोजगार का दफ्तर बना दिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। ज्यादातर पब्लिक स्कूल्स का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, उनके पास उतने क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं है। बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर जाए एग्जाम में, बहुत अच्छे आपके ग्रेड्स आ जाए, बहुत अच्छी बात। नहीं भी आए, इट डज नॉट डिफाइन योर कैरियर। मुझे सड़क पे भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो नहीं हो सकती, और मुझ में इतना साहस होना चाहिए कि जो बात मैं सड़क में कह सकता हूँ वो मैं विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड भी फिर कह सकूँ। हर आदमी कहेगा साहब कूड़े का कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या होना ये चाहिए कि सब सड़क पे कूड़ा फेंकेंगे? गीला कूड़ा जब सड़क में लगता है तो फिर वो प्लास्टिक के सूखे कूड़े के साथ तो उस ऊपर जो लीचेट उसमें से निकलता है दैट बिकम टॉक्सिक। हमारे उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 10 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। दामी जी की सरकार ने 24, 25, 26 हजार रिक्रूटमेंट किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा सो व्हाट, तो 26 हजार की जगह 50 हजार भी दे दो नौकरी, 9.5 लाख तो रहेंगे ही बेरोजगार। इस हार से रियलिटी को भी हमेशा बताते रहना चाहिए, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। इफ द रोड इज लॉस्ट, few years are lost, but if the education is lost, the generation is lost. आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने राजनीति, शिक्षा और उत्तराखंड के सामाजिक मुद्दों में तीनों में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पीपल्स लीडर जो कि हमेशा ग्राउंड में काम करते हुए नज़र आते हैं, एक बहुत ही अनुभवी नेता और अपने काम और बेबाकी के लिए मशहूर मुन्ना सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, आज मैं आपसे एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी बिकॉज हम सब जानते हैं कि आपको शिक्षा के बारे में और शिक्षा के लिए काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आज एक आम आदमी अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस में लगाता है, एनुअल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, बुक्स की फ़ीस, यूनिफॉर्म की खर्चा, और न जाने ऐसे कितने खर्चे एजुकेशन के साथ जुड़ जाते हैं। ये जो स्कूल की फ़ीस है, इसके मार के तले हम कहीं दब गए हैं। क्या एजुकेशन आज एक इंडस्ट्री बन गया है? नहीं, दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट कि एजुकेशन का व्यवसायीकरण हुआ है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मोटी फीस चार्ज करते हैं, और उनके अपने जस्टिफिकेशन होते हैं। उनका कहना ये होता है कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार की फैसिलिटीज हम देते हैं वो हम चार्ज नहीं करेंगे तो हम वो नहीं दे सकते। जो पेरेंट्स एफ्लुएंट है या अफोर्ड कर सकते हैं वो पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजे तो समझ में आता है। मेरे बड़े चिंता का कारण ये रहता है हमेशा कि वो साधन विहीन या सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार भी उन प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं जिनकी जेब अलाउ नहीं करती, जो अफोर्ड नहीं कर सकते जी। और वो फिर बहुत परेशानियों का सामना झेलते हैं। जैसे मेरे पास हर महीने 2, 4, 6, 5, 6 विशेष रूप से मदर्स आती हैं, माताएं आती हैं। आप फलानी स्कूल में फ़ोन कर दीजिए, हमने 6 महीने की वहाँ फीस नहीं दी, वो बच्चे को नाम काट रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपकी मजबूरी क्यों है, आप हमारे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? हम आपको ड्रेस फ्री देते हैं, हम पुस्तक फ्री देते हैं, हम बस्ता फ्री देते हैं, हम जूता फ्री देते हैं, हम 8th स्टैंडर्ड तक मिड डे मील फ्री देते हैं। और वैसे कह रहे हैं बात हम पूरे उत्तराखंड की कर रहे हैं, तो मेरी ये बात पूरे उत्तराखंड पे तो अप्लाई नहीं होती है, लेकिन देहरादून के कुछ इलाकों में तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो अप्लाई होती है कि वहाँ तो मिड डे मील भी देते हैं। वो अक्षय पात्र के किचन से जाता है जहाँ मशीनों से खाना बनता है, और वो जो बच्चों का खाना है वो बाकायदा सिल्वर फॉइल में पैक होके जाता है। अच्छा। जैसे बाकायदा रेस्टोरेंट वगैरह में, टॉप क्लास रेस्टोरेंट वगैरह में, और उसको वैन से हम ले जाते हैं और टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जिस टेम्परेचर पे वो किचन से चलता है उसी टेम्परेचर पे स्कूल पे पहुंचेगा। अच्छा। तो अब वहाँ केवल भोजन माता का काम ये है कि लेकर के बच्चों को परोस देना है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ वो दाल और चावल वो सब घोटना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग बच्चे नहीं भेजते जी। उत्तराखंड देश का संभवतः पहला राज्य है जहां पर प्यूपिल पर कैपिटा
जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन में वो सबसे ज्यादा है देश में। मतलब लेकिन हर स्कूल के बच्चे पे इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। लेकिन उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी हमने उसको अपनी स्ट्रेटेजी को सिनर्जाइज नहीं किया, या ये कह लीजिए कि हमने जनमानस को भी उस बात को ठीक से समझने के लिए, हम लोग जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं या सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, वो भी शायद जनता जनार्दन से या आम अभिभावकों से, माता पिता से खुली बात नहीं करते। मैं करता हूँ। यहाँ तक कि हमारे यहाँ विधानसभा में चर्चा हुई, इसी गैरसैंण के सत्र में हुई जी, कि साहब पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन आया कि 1700 स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। सही हो सकता है, बहुत सारे स्कूल बंद हो गए। ऐसा क्यों? कुछ जगह बंद हो गए, कुछ जगह खाना पूर्ति के चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे ही क्षेत्र में एक जगह मैंने एक स्कूल को इंस्पेक्ट किया। एक कैंप में पूछा, 2 टीचर्स थी, लेडी टीचर। मैंने पूछा मैडम कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? तो 2 टीचर है, 2 बच्चे हैं। 1:1 रेशियो। कई जगह 5 बच्चे हैं, 2 टीचर है। कई जगह 1 बच्चा, 1 ही टीचर है। तो ये क्या वायबिलिटी है? मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा दिस इज नो मॉडल। ट्रू। सरकार ने, ऐसा नहीं कि सरकार ने कदम नहीं उठाए, सरकार ने भी कदम उठाए। सरकार ने कहा कि हम क्लबिंग करें स्कूलों की। क्लबिंग का क्या मतलब होता है? क्लबिंग का मतलब ये कि 5-7 स्कूलों को हम बंद करके एक बड़ा स्कूल बनाएं, अच्छा, जिसमें 100, 150, 200, 50, 60 बच्चे तो हो। माहौल भी बनेगा, टीचर्स भी रहना पसंद करेंगे, एक वाइब्रेंसी भी आएगी, बच्चे के चहेंगे कूदेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। तो एक एरिया के छोटे छोटे 4-5 स्कूलों को मिला के एक बड़ा स्कूल बना दिया जाए। कुछ जगह प्रयास भी हुए, कुछ जगह से सफलता मिली भी है, लेकिन बहुत सारी जगह और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के भेंट चढ़ गया। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं जाना पड़े। अच्छा। 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे को। क्या ये हमारी पॉलिसी है? नहीं, ये बाकायदा नेशनल पॉलिसी है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा यथासंभव 1 किलोमीटर गज से नाप करके नहीं, लेकिन मतलब 1-2 किलोमीटर से ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो 5th क्लास तक के बच्चों को उससे ज्यादा ना जाना। पहाड़ों में दिक्कतें क्या है कि बच्चे को दूर खोलेंगे तो जाना मुश्किल है जी, पहाड़ से रास्ता होगा, कहीं उसके बीच होगा। तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि दूर जिस बच्चे को जाना पड़ेगा उसको 100 रुपया प्रतिदिन हम किराया देंगे। अच्छा, प्रत्येक बच्चे को ये पॉलिसी है? यस। और उसके लिए बाकायदा गांव वाले चाहें तो कोई वाहन स्वेच्छा से लगा सकते हैं, पेरेंट्स चाहें तो अपना 100 रुपये प्रतिदिन उस बच्चे को किराया देंगे। और इस प्रकार से हम केवल एक ऐसा विद्यालय बनाएं, 5-7 विद्यालयों को करके, जिसमें 5-7 टीचर भी हो, जिसमें 100-150 बच्चे भी हों, और जैसा एक जमाने में होता था चेकता हुआ विद्यालय जिसमें एक्टिविटीज भी हो। 2 बच्चों में क्या करेंगे? उसमें एक जिसे कहना चाहिए उदासीनता, उस तरीके का माहौल रहता है। और फिर वही शिकायतें आती है जो सब सुनते हैं। लोग कहते हैं कि वो टीचर्स ड्यूटी लगा लेते हैं कि भाई इस महीने तू चला जाना, अगले महीने मैं जाऊंगा। बिल्कुल। कई बार तो यहाँ कहते हैं कि टीचर्स लोकल किसी को कह देते हैं हम तुमको 5,000 रुपए पर मंथ दे देंगे। सच या झूठ मैं नहीं क्लेम करता, लेकिन कई बार ये शिकायतें भी आती है कि वो दूसरों को कह देते हैं तुम खोल देना यार स्कूल। या कई बार ऐसा है, वो तो हम रोज ही देखते हैं, मैं अपने अड़ोस पड़ोस में भी देखता हूँ कि टीचर्स ऋषिकेश से बैठते हैं और वहाँ चक्राता के स्कूल में जाते हैं। अब आप उम्मीद करिए 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर जो रेडी अप डाउन करेगा टीचर, वो क्या पढ़ाएगा वहां जाकर? कारण सबका वही कि उदासीनता है। इसके लिए हम पॉलिटिकल क्लास भी जिम्मेदार है, सामाजिक राजनीतिक लोग चाहे वो पंचायतों के प्रतिनिधि वो भी जिम्मेदार है, एंड अनफॉर्चुनेटली टीचर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि सब टीचर खराब है। अभी मैं उन टीचर्स की भी बात करूंगा जिन्होंने असाधारण परिणाम आज भी दे रहे हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि बहुत सारे टीचर केवल तनख्वाह पकाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। उनके पास सारे दुनिया के लिए प्लान है। वो आपके साथ बैठेंगे तो पूरी सरकार चलाने का एजेंडा आपको बताएंगे, लेकिन स्कूल कैसे चलाया जाता है इस बारे में नहीं बताएंगे। जिस स्कूल में वो काम कर रहे हैं उस स्कूल के परफॉर्मेंस कैसी उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। तो जब कभी भी कोई सम्मानित टीचर मेरे पास आता हूं, मैं कहता हूं गुरुदेव ये प्रदेश को चलाने का एजेंडा अपने फिलहाल जेब में रखो, जिस स्कूल में हो जरा इस स्कूल की बात बताओ मुझे। आप रूटीन से हट करके क्या काम कराते अपने बच्चों को? आप अपने बच्चों को
वो इम्तिहान पास कराने से अलावा और क्या क्या कराते हैं, आप एज ए टीचर कौन कौन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स करते हैं, आप अपनी खुद की नॉलेज को अपडेट करने के लिए क्या क्या करते हैं। आपको तो यदि रिफ्रेशर कोर्स में भेजने के लिए भेज देती है सरकार, ट्रेनिंग के लिए भेजती है, उस भल्ला करने लगते हो कि हमारी छुट्टी मारी जा रही है। अरे पढ़ने लिखने की कोई उम्र होती है क्या? क्या ये कहना सही होगा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते? दुर्भाग्य से। जबकि एट द सेम टाइम सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स आते हैं दे हैव ए मच हायर मेरिट देन द टीचर्स दोज हु गो टू द प्राइवेट स्कूल्स। एब्सोल्युटली। जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो प्राइवेट में जाते हैं जी। जो मेरिट होल्डर्स होते हैं उनका जिनका सिलेक्शन होता है वो सरकारी में आते हैं। मैं बिना एनेक्डोट्स के बिना उदाहरणों के कोई बात नहीं करता। सर, मैंने अभी 4 दिन पहले ही अपने यहाँ एक प्राइमरी स्कूल के एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सैंक्शन किया। बादामावाला प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बादामावाला एक गांव है। इतने शानदार टीचर है। मैंने कहा कि एक मैं दूसरों पे कभी आरोप नहीं लगाता। मैंने कहा ये मेरी कमी है कि आपका भवन इतने खराब हालत में। आई ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं यहाँ कोई गाल बजाने के लिए थोड़ा ना हूं, मेरी जिम्मेदारी है ये भवन ठीक नहीं। आई इमीडिएटली सैंक्शनड अ स्कूल बिल्डिंग फॉर दैट स्कूल। साहब वो टीचर सरकारी प्राइमरी स्कूल है। गांव वालों ने कहा साहब बच्चा घर से नहीं आता है तो मोटरसाइकिल से घर भी चले जाते हैं लेकर के स्कूल को। अच्छा जी। और बच्चों को इतना पढ़ाई कराते हैं कि जितने रेजिडेंट 5th तक का है वो उनके बच्चे 6th में जवाहर नवोदय में, राजीव नवोदय में, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूलों में निकल जाते हैं। एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन। पिछले साल से इज प्रिपेयरिंग दो चिल्ड्रन फॉर द सैनिक स्कूल्स। और इनोवेटिव इस तरीके से वो कि जो अचीवर्स हैं उनके स्कूल, उनके बच्चे जो अच्छी अच्छी जगह रेजिडेंशियल स्कूल्स में या उसमें निकले, उनकी उन्होंने वॉल बना रखी प्राइमरी स्कूल में। उनकी फोटो उस पर डिस्प्ले करते हैं ताकि मोटिवेट हो पेरेंट्स और बच्चे। और वहाँ के इंटर कॉलेज वाले मुझसे एक प्रकार से शिकायत कर रहे थे इस बात को। मैंने कहा आपके इंटर कॉलेज में बच्चे कम क्यों हैं? कह रहे साहब ये प्राइमरी स्कूल इतना अच्छा हो गया कि इनके बच्चे तो सारे बाहर चले जा रहे हैं। अच्छा। सो गुड एंड सच अ वाइब्रेंट। अब मैं शिक्षा विभाग की कमी नहीं कहूंगा क्या, या मैं आई विल नॉट रेफरेन फ्रॉम मेंशनिंग दिस फैक्ट कि हमारी सरकारी शिक्षा विभाग की कितनी बड़ी विफलताएं हैं कि जहां 2 बच्चे वहां 2 टीचर, जहां 45 बच्चे वहां सिंगल टीचर। सर क्या पॉलिसी में ऐसा कोई प्रोविजन है कि कितने बच्चों का रेशियो, मतलब टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए? बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करेगा भाई? अभी आप देख रहे थे मैं किसी विभाग के काम की सुबह सुबह रिपोर्टिंग ले रहा था। मॉनिटरिंग कौन करेगा? भगवान भरोसे एंड ऑडिट्स, हमारे सिस्टम के ऑडिट्स। इतना बड़ा टॉप हैवी सिस्टम हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट का बना रखा है। एक जमाने में एजुकेशन ठीक है, वो एजुकेशन के जो आयाम हैं वो भी बड़े वो हो गए, तो उसकी भी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि हमारे पास आजकल रिसर्च ओरिएंटेड भी है, तो SCRT भी बना दिया। बेसिक एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग है, माध्यमिक का डायरेक्टरेट अलग है, हायर एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग ही है। दूसरा और भी है, प्रोजेक्ट के भी बहुत है, SSA के हैं, फलाने हैं, ढिमकाने, बहुत सारे डायरेक्टर, इतने सारे अधिकारी है। जिले में एक जमाने में DIOS और BSA होता था केवल। आज वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, ना जाने पता नहीं कितने। जब इतनी सारी पोस्ट है तो मॉनिटरिंग की पोस्ट भी निकाल देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ना हमारे नीतियों में कोई कमी है। हाँ, शिक्षा विभाग को केवल हमने रोजगार का दफ्तर बना लिया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना दिया। कभी ये देखा कि स्कूलों की स्थिति क्या है? नहीं साहब हम तो बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कभी तक जितने सब लगे हुए ना, किसी ने मुझे आज तारीख तक ये नहीं कहा हम अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा करके दिया नहीं है अधिकांश ने। बहुत अच्छा करने वाले भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे इंटर कॉलेज में इतने बढ़िया एजुकेशन लीडर्स है, प्रिंसिपल उनके, कि हम भी प्रेरित होते हैं। पर हम कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं सर। आज भी वो जो ट्रस्ट है सरकारी स्कूलों पे वो नहीं आ पा रहा है। प्राइवेट पे पैसा लुटाने को हम तैयार हैं। कारण है देखो। और जबकि मैं आपको एक चोर और बताता हूँ, बारिंग फ्यू पब्लिक स्कूल्स विच रियली हैव ए वेरी गुड स्टैंडर्ड, ज्यादातर पब्लिक स्कूल्स का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है। उनके पास उतने क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं है। ट्रू। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं है। तो मैं सरकारी स्कूल के टीचर्स को भी कहता हूँ, गुरुजी महाराज MSc फर्स्ट क्लास फिजिक्स, कुछ दो PhD होल्डर्स हाई स्कूल इंटर कॉलेज में। कहने लगे पब्लिक स्कूल सोच भी नहीं सकते इस स्टैंडर्ड का। क्या हो गया?
तो मैं कई बार वो मजाक भी करता हूँ, मैंने कहा भाई और रामायण में आता है ना कि वो हनुमान जी को अपनी शक्ति तब तक मालूम नहीं पड़ी जब तक जामवंत ने कान में नहीं कहा हनुमान जी क्या सोच रहे हो भाई, तुम्हारे पास तो बड़ी ताकत है, तुम तो 7 समुद्र लांघ सकते हो। तो मैंने कहा हमारे शिक्षा विभाग के इन हनुमानों को भी जागृत करने की जरूरत है। एंड सम टीचर्स आर रियली कमिटेड, सम क्या बहुत सारे टीचर्स बहुत कमिटेड भी है। इफ द रोड इज लॉस्ट, इफ द ब्रिज इज लॉस्ट, इफ द बिल्डिंग इज लॉस्ट, few months, few years are lost. But if the education is lost, the generation is lost. So we cannot allow to discontinue the flow of education. True. We cannot allow to discontinue the process of education. आपने मुझे अभी 3 वो स्टेप्स नहीं बताए जो एक गवर्नमेंट स्कूल को लेने चाहिए। एक तो मैंने कहा जी कि लेट्स गो फॉर अ बोर्डिंग। या दूसरी बात, हमें बाकायदा क्लबिंग करनी है, छोटे मोटे हो थोड़ी देर विरोध, उसको हम बिल्कुल मैपिंग करें प्रॉपरली कि हमारा 10-20 गांव का ये हमारा केंद्रीय स्थान है। ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक एम्यूनिटीज वहाँ होनी चाहिए, छोटा बाजार है, फलाना है, ढिमकाना है, वगैरह वगैरह, वहाँ हम स्कूल करें और फुल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करें, ऑल मॉडर्न एम्यूनिटीज। देखिए पता नहीं पढ़ाते या नहीं पढ़ाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि पेरेंट्स किससे प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा साहब प्राइवेट स्कूल में गए थे, वो स्मार्ट क्लास थी, अब उनको पता नहीं, वो एक टीवी स्क्रीन लगा हुआ है, एक वो प्रोजेक्टर लगा हुआ है स्मार्ट। व्हाई कांट वी गिव अ स्मार्ट क्लास इन सरकारी स्कूल? मैं सिलसिलेवार तरीके से हर स्कूलों में स्मार्ट क्लास देते जा रहा हूँ और कहता हूँ पेरेंट्स को जाकर के देखो, इससे अच्छा कोई इनसे बेहतर दे रहे क्या वो पब्लिक स्कूल वाले? हम विद्यालय को रुचिकर कैसे बना सकते हैं, बच्चों के लिए अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं? सी हमें चाइल्ड साइकोलॉजी को समझनी चाहिए। बिल्कुल, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझनी चाहिए। चाइल्ड साइकोलॉजी को आज की तारीख में एजुकेशन का मतलब रट्टा नहीं है, उसको कहा गया है रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इज नो एजुकेशन। इसीलिए ही हम लोगों ने मदर टंग पे जाने की बात कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि क्रिटिकल थिंकिंग किससे आएगी? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो माँ की आवाज पे गर्दन हिलाना शुरू करता है। उस समय ना उसके पास कोई वोकेबलरी है, ना कुछ वो समझता है, ना बोलता है, ना कुछ है, लेकिन फिर भी माँ की बात को समझता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग उससे आएगी ना। तो इसलिए जैसे मान लीजिए आप अभी मेरे घर में कह रहे थे कि मुझे वो पेंटिंग अच्छी लगी। मेरे घर में ज़्यादातर आपको जो अभी उतनी जगह नहीं होती है दीवार में, बहुत सारी चीज़ें, आप मेरे ऑफिस में भी जाएंगे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई मिलेगी। अभी आप मेरे लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि क्रिएटिविटी बच्चों की किस तरीके की होती है। एक बच्चे ने लेटर्स में मेरा पूरा स्केच बना रखा। मैंने भी सोचा केवल स्केच साइज मेरा है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन मेरे कोई आया, आपने कहने लगे आपने इसको गौर से देखा? मैंने कहा नहीं। कहने लगे आप जरा मैग्नीफाई। उन्होंने मेरी उस छोटे छोटे जो चश्मे से भी बहुत बारीकी से उस लेटर्स लिख करके मेरी पॉलिटिकल जर्नी उकेर रखी उसमें, और दूर से वो फोटो नजर आता है। जस्ट सी द क्रिएटिविटी ऑफ दैट चाइल्ड। इसलिए अपन यहाँ जब स्कूल्स में जाता हूँ तो मैंने नियम बना रखा है कि मुझे आप स्कूल में आएंगे, मुझे बाजार से खरीदा हुआ मिमेंटो नहीं देंगे, मुझे बाजार से खरीदा हुआ सॉल नहीं देंगे, बाजार से खरीदा हुआ कोई भी सामान आप मुझे स्मृति के रूप में नहीं देंगे। आपको मुझे कोई देना है तो आप बच्चे के हाथ का मुझे आर्ट दीजिए, ड्राइंग दीजिए, पेंटिंग दीजिए, जिसमें उसकी क्रिएटिविटी नजर आए। दिस इज वेरी थॉटफुल। तो ये क्रिएटिविटी बच्चों, और इतने शानदार शानदार करते हैं कि मेरी फोटो कितने बच्चों ने बना करके दे रखी है। लेकिन घर में तुम्हारे बच्चे के पास कोई टैलेंट है, उसे तुम कहते हो ना ना इससे कुछ नहीं होना बेटा, तुझे तो यही रट्टा लगाना है। तो एजुकेशन को एजुकेशन बहुत खुलेपन का, उसमें दरवाजे खिड़कियां खुले रखी। तो आप कह रहे हैं कि पेरेंट्स को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। yes, बिल्कुल। डू यू थिंक कि पेरेंट्स की काउंसलिंग नहीं, उसको हमें बताना भी पड़ेगा पेरेंट्स को कि नंबर कम आए हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं पॉलिटिकल रीजन से नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी यही तो कर रहे हैं। परीक्षाओं पे चर्चा जो करते हैं वो यही तो कहते हैं कि भैया खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, लेकिन एग्जाम किसी दबाव में मत दो, एग्जाम को सेलिब्रेट करो। बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर जाए एग्जाम में, बहुत अच्छे आपके ग्रेड्स आ जाएं, बहुत अच्छी बात। नहीं भी आए तो एन एग्जाम इज नॉट द मेजर ऑफ योर कैपेबिलिटीज। It does not define. It does not define your career. It does not define your capabilities. दुनिया में आप ज्यादातर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से हैं। But they are achievers. Yeah. गांव के बच्चे का जो IQ लेवल है वो सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे से कई गुना ज्यादा होता है। I agree. और गांव का जो बच्चा है वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। The village children normally do not succumb to difficulties. True survivors. और सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में रहने वाले बच्चे मैंने देखा, मेनी अ टाइम्स आई एम हार्ट ब्रोकन। Yeah. मेरे विकास नगर के आसपास जो है
मेरे ख्याल से पिछले 2 साल के अंदर 4 बच्चों ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया कि उनका फलाने एग्जाम में ये ग्रेड नहीं आया या फलाना वो नहीं हुआ। तो ऐसे एजुकेशन का क्या करना भाई? आई थिंक इट्स पीयर प्रेशर नाउ। तो दैट शुड नॉट बी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कहते हैं कि भाई लाइफ इज ए जर्नी, वन एग्जाम इज नॉट द मेजर ऑफ योर सक्सेस और फेलियर। तो वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग और फ्यूचर जनरेशन नेक्स्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ऐसे तो टीचर्स को 100% ब्लेम करना ठीक नहीं है। नहीं, कतई नहीं ब्लेम करना चाहिए। बट टीचर्स आर द ड्राइवर। लाइक ट्रेन को जैसे एक ड्राइवर चलाता है, प्लेन को एक पायलट चलाता है, ऐसे ही टीचर्स आर द ड्राइवर्स ऑफ देयर क्लास, आई वुड से। बट टीचर क्योंकि ग्रो नहीं करते हैं, बच्चों को वो पर्सपेक्टिव नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम सरकारी स्कूल में आज पीछे हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल उतने परफेक्ट टीचर्स ना होने के बावजूद भी आज एक्सेल करते हैं, हमसे आगे हैं। एक्सेल कैसे करते हैं आपको बताता हूँ मैं। टीचर्स को असाइनमेंट देंगे, दे हैव गोल्स। हम टीचर्स को असाइनमेंट देते हैं? नो, देयर आर नो टारगेट्स फॉर टीचर्स। देयर इज नो टारगेट्स। असाइनमेंट का मतलब मैं कोई होमवर्क नहीं कह रहा हूँ। टीचर्स को असाइनमेंट, टीचर्स को भी रेगुलर बेसिस पर असाइनमेंट होने। The teachers are required to be updated. Yeah. The teachers are required to catch up with the changing education teaching methodologies and the new innovations in education system. Are we doing that? I'm talking about both the things. Yeah. Teaching methodology and new new innovations in the education system. जी. Methodology टीचर मतलब ये माना जाता है कि बेसिक के टीचर्स को, एलिमेंट्री टीचर्स को एलिमेंट्री लेवल का टीचर ही पढ़ा सकता है। Yeah. वो कॉलेज का प्रोफेसर नहीं उसको पढ़ा सकता। एंड आई नो सम ऑफ द टीचर्स जिन्होंने अपनी हाईली पेड लुक्रेटिव जॉब छोड़ करके, कुछ ने तो अपनी सिविल सर्विसेज छोड़ करके, दे ऑप्टेड फॉर अ एलिमेंट्री टीचर्स जॉब। The actual change you can make is from the basic education system. बेसिक फ्रॉम द बिगनिंग। Yeah. सॉफ्टवेयर में तो हम एक प्रकार से वर्ल्ड लीडर में काउंट होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, हार्डवेयर में हम ग्रेजुअली पिक कर रहे हैं। अभी हम सेमीकंडक्टर मिशन पे भी हमारा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब तो हम बनी गए। बट माय क्वेश्चन इज सर, जो गांव में एक बच्चा आज भी कंप्यूटर इंटरनेट के अभाव में है, अब तो खैर मोबाइल फोन देखिए के तभी आएगा। मैं वापस जा रहा हूँ। इस सबका जो आपके कंसर्न है और जो मेरे भी कंसर्न है, और एक कंट्रोल्ड लर्निंग। अब वैसे तो हमने मोबाइल हर बच्चे के हाथ में पकड़ा रखा है, वो तो नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। उससे सीरियस लेवल का एजुकेशन थोड़ा ना हो रहा है। ये मैं विधानसभा में भी कहता हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझे सड़क पे भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो नहीं हो सकती, और मुझ में इतना साहस होना चाहिए कि जो बात मैं सड़क में कह सकता हूँ वो मैं विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड भी फिर कह सकूं। यदि हम ऐसा नहीं करते, इसका मतलब हम झूठ बोलते हैं, इसका मतलब हम लोगों को ठगते हैं, इसका मतलब हम लोगों को चीट करते हैं, इसका मतलब हम लोगों को धोखा देते हैं, इसका मतलब हम लोगों को डिसीव करते हैं। मैंने हाउस के अंदर भी कहा, जैसे हमारे यहाँ जब बजट आता है तो हर कोई कहता है कि साहब वो अरे फलाने विभाग में कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो सारा धान नौपन से ही तोल दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी या कांग्रेस या फलानी पार्टी या ढिमकानी पार्टी, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हम विधायक हैं, हम में और सड़क में चलने वाले आम आदमी के बीच में कुछ तो अंतर होना चाहिए प्लानिंग के बारे में। यहां तक आप विपक्ष के हैं तो यहां तक कहना आपका अधिकार है, या सत्ता में भी कि साहब ये इस विभाग में ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा क्या होना चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात होनी ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन लोगों के पास बोलने को होते नहीं है, जिसका मतलब आप फिर समस्या को समझते नहीं है। मैंने कहा मैं सरकार को ऐसा सुझाव दे रहा हूं, कुछ सालों पहले की बात है, जिसमें पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा बचेगा। तो सबने सोचा ये कौन सी बात कहने जा रहा है भाई। मैंने कहा सब तो पैसा मांग रहे हैं, मैं तो सरकार का पैसा बचाने की बात कर रहा हूं। तो सबने सोचा क्या बात करने जा रहा है। तो मैंने कहा कि आप 10 स्कूल बनाते हैं, 10 स्कूल में मिनिमम टीचर्स देते हैं, हाई स्कूल बनाते हैं, पता लगा हाई स्कूल में 10-12 बच्चे, 5-6 टीचर्स, स्कूल बिल्डिंग भी देनी है, कितना पैसा खर्च है। मैं तो आपसे नया स्कूल नहीं मांग रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 5 स्कूल बंद करो, मेक वन गुड बोर्डिंग स्कूल, गिव देम गुड नंबर ऑफ टीचर्स। जहां आपके 50 टीचर लग रहे हैं वहां आपके 25 टीचर में काम चलेगा।
30 टीचर में का 40 में चलेगा, 10 टीचर का तब भी बचेगा। आपको 10 जगह नहीं बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, एक जगह आप बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो 10 की जगह यदि 9 के बराबर का भी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा आपको बचेगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इसी को ही क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। आप प्लानर किस लिए हैं? पब्लिक पॉलिसी मेकिंग क्या होता है? ये तो शब्द है आज की तारीख में, मैनेजमेंट की भाषा, इसे हम वी गेट कैरिड। पब्लिक प्लानिंग का पॉलिसी मेकिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भाई इसको साधारण भाषा में कहें तो यही तो है कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात हम करें। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सिटी एरियाज में, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं। हर आदमी सा कहेगा साहब कूड़े का कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं कहता हूं बात तो सही है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या होना ये चाहिए कि सब सड़क पे कूड़ा फेंकेंगे और कोई एक संस्था उसका मैनेजमेंट करेगी? इसी को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान। हर सिटीजन इस बात को रियलाइज करेंगे कि हम लिटर नहीं करेंगे, हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, खुद भी नहीं गंदगी करेंगे, दूसरे को भी नहीं करने देंगे। इसमें इसका समाधान निहित है। फिर हमने कहा कि आज की लाइफ स्टाइल ऐसी है कि कूड़ा जनरेट जरूर होगा। आप खाने की चीज लाएंगे वो पैक्ड होता, तो फूड पैकेजिंग प्लास्टिक का कूड़ा होगा ही जी। आप किचन का कुछ वेस्ट बचेगा ही। लेकिन इसके बीच में एक बहुत थिन डिवाइडिंग लाइन है, सेग्रीगेशन, सॉलिड वेस्ट मैंने, यह सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन को भी हम ये सोचते हैं कि सेग्रीगेशन वो नगर पालिका करेगी या कोई और करेगा। हियर लाइज द प्रॉब्लम। आजकल मैं सब जगह जाकर के कहता हूं, कोई मेरी सुनता है या नहीं सुनता है, कोई भी मटेरियल ऑफ द फैक्ट, बट आई इनवेरिएबली स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट कि बहुत आसान इसका तरीका। और बच्चों से विशेष रूप से मैं बात करता हूं, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो, वो बड़े समझदार लोग मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन वो स्कूल के बच्चे कई बार मुझे कहते हैं सर आपने पिछले बार कहा था ना, हमने घर में अपने पेरेंट्स को कहा कि ऐसा करना है, तो आई एम यूजिंग देम एज अ टूल, क्योंकि चाइल्ड इज अ वीकनेस ऑफ एवरी पेरेंट। ट्रू। तो आई एम यूजिंग दोज चिल्ड्रन टू मोटिवेट देयर पेरेंट्स। मैं कहता हूं साधारण सी 10-10, 20-20 रुपए की 2 बाल्टी तो हर कोई रख सकता है। हम ग्राम सभाओं से भी देते हैं, पंचायत विभाग भी दे रहा है, नगर पालिकाएं भी दे रही है, एक नीली एक हरी। भैया जरूर करो कूड़ा जनरेट, गीला बायोडिग्रेडेबल जैविक कूड़ा वो हरे में डाल दो, सूखा वाला प्लास्टिक नीले में डाल दो। वो गीला पहले तो आपके किचन गार्डन में ही, आपके खेत में ही गड्ढे में डाल दो, मैन्योरिंग हो जाएगी, 15 दिन में कहीं ले जाने की जरूरत ही नहीं। यदि आपने एड सोर्स सेग्रीगेशन कर दिया, और जो सूखा है उसका नगर पालिका ले जाएगा, तो अभी में विकास नगर में हम उसकी वेल्स बना देते हैं, कॉम्पैक्टर लगा रखा है, उससे 8, 10, 12 लाख रुपए की हमें आमदनी होती है नगर पालिका की। समस्या तब होती है जब सूखा और गूढ़ा इकट्ठा मिल जाता है, फिर हो जाता है, फिर हम एक लैंडफिल साइट में उसको डालते हैं। ठीक है, क्योंकि सब जगह तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगे, जो लगे हुए हैं उसके भी लिमिटेशन है जी। गीला कूड़ा जब सड़ने लगता है तो फिर वो प्लास्टिक के सूखे कूड़े के साथ तो लीच करता है, फिर वो लिक्विड निकलता है, उसे लीचेट बोलते हैं। लीचिंग एक्शन शुरू हो जाता है। एक तो पूरे दुनिया में बदबू करेगा, उससे ऊपर जो लीचेट उसमें से निकलता है दैट बिकम टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस। फिर ना उसको आप पानी में बहा सकते हैं, इट विल कंटेमिनेट द स्ट्रीम। ना अंडरग्राउंड पानी में डाल सकते, इट विल कंटेमिनेट द अंडरग्राउंड वाटर। उसके लिए फिर लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना पड़ेगा। तो मैं लोगों से पूछता हूं भाई कूड़ा उठा तो नहीं, करें क्या इसका? कूड़ा निस्तारण इज नॉट सच एन इजी टास्क। आई थिंक क्योंकि हमें स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं गया कि हमारा वेस्ट सेग्रीगेट ना करने पे कितना बड़ा। अरे तो लेकिन जो पढ़े पढ़ाए आ रहे हैं मैडम, जो सब पढ़ाए लिखाए हैं, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो बीटेक्स हैं, जो एमएससीज है, जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं, वो तो पढ़े ना। तो उठा करके हमने लाया, बाजार से पैक्ड फूड लाया, खाया, और उसको सबको जो थोड़ा बच गया वो इकट्ठा यूं करा, मैश किया, मिक्स कर दिया, उसमें डाल दिया, वो गीला और सूखा इकट्ठा हो गया। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ उत्तराखंड इज द इकोलॉजी ऑफ उत्तराखंड, द एनवायरमेंट ऑफ उत्तराखंड। हम एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं
बियॉन्ड रिपेयर, तो आप समझ लीजिए आप यू आर कटिंग इनटू द वाइटल्स ऑफ द स्टेट। वो आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी सॉफ्ट पावर है, यही आपकी ताकत है। इसी से आपका एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसी से आपका टूरिज्म आएगा, जिसे कहना चाहिए एग्रो हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज आएगी, इसी से ही आपका जिससे आप कह सकते हैं जो आपका पिलग्रिमेज आएगा। तो ये केवल बच्चों का विषय भी नहीं है, इट इज ए सीरियस कंसर्न फॉर ऑल, बिकॉज दे आर द फ्यूचर चेंज मेकर्स। दे आर द फ्यूचर चेंज मेकर्स एंड द टाइम हैज कम। कभी कभी मैं जब बात करता हूँ तो लोगों को मैं बड़ा दकियानूसी लगता हूँ। कई बार लोग ये भी सोचते होंगे यार ये पढ़ा लिखा है भी ऐसे ही फर्जी आदमी तो नहीं है। वो तो आपने अभी सदन में नहीं वो कोई बात नहीं है, नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं विधायकगण। और पेरिस कन्वेंशन अब है, सेव अर्थ रियो डी जेनेरियो को समिट बाद में हुई जी। मोदी जी ने दुनिया में इसी वजह से कॉल दी कि सेव अर्थ। मोदी ने कॉल दी कि वन अर्थ वन हेल्थ, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन भाई हमारे यहाँ तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ तो पूजा पाठ में भी कहते आए ओम वनस्पति शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, ओम पृथ्वी शांति। तो वी हैव बीन वर्शिपिंग द नेचर, means we have been worshipping the environment, means we have always been reminded of the serenity, we have always been reminded of the purity of the environment, we have always been reminded of the health of the earth, we have always been reminded of the pollution free water sources. नौले हम लोग मंदिर बना देते थे, नौले धार नौले, क्यों? उनको पता था यही लाइफ है, इसी से सरवाइव करना है। पानी में ले गए, गंदा नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो लेट्स मेक सम सोशल डिक्टेट्स फॉर इट। भले उसको लोगों ने अंधविश्वास कह दिया बाद में। अंधविश्वास का एंगल तो उसमें इसलिए जोड़ा गया कि कानून का यदि डर नहीं होगा तो कानून का पालन कोई नहीं करेगा। कानून अपने आप में कुछ नहीं होता, कानून इज ए डेटरेंट। मुझे मालूम है मैं कानून को उल्लंघन करा जाऊंगा तो कल मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आई विल गो टू जेल, इसलिए कानून का पालन। यदि फ्री छोड़ दें तो कोई नहीं करेगा। तो सो इज द केस, दोज डेज वो सोशल डिक्टेट से दिए गए कि ताकि उसका पालन करें, डर बैठा दिया गया। अदरवाइज तो इसलिए था कि भाई पानी के स्रोत में जूतों से ही चले जाएंगे, जूते से मतलब नहीं था, जूते से जाएंगे, गंदगी से जाएगा। आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन इन दिस, इज इट सेम विद द रिलीजन नाउडेज? नहीं, नाउडेज नहीं, हमेशा ही religion has been a social code of conduct. Religion has always been a social code of conduct. मैं किसी और रिलीजन की और भी ना बात करूं तो सनातन तो हैज बीन अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। इसीलिए ही सनातन में सारी फिलॉसफी है, दैट्स अ सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जैसे बहुत सारे रिलीजन्स में मार काट फलाना ढिमकाना वो सब प्रीच किया जाता है, मुझे एक सिंगल उदाहरण दीजिए जिसमें सनातन में कोई ये कहा गया कि उसको मार देना। उसमें तो हर चीज के लिए कोर्स करेक्शन की बात कही गई है। जो गलत रास्ते पे चल रहा है वो सही रास्ते पे आ जाए, जो गलत काम कर रहा है उसको अबंडन कर दें। व्हाट डू यू थिंक हमारे स्टेट में, उत्तराखंड में 3 मेजर चैलेंजेस हैं? स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। एजुकेशन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब लोग समझते हैं। और स्वास्थ्य के ऊपर सभी समझते हैं, एजुकेशन के ऊपर हमने बड़ी चर्चा कर ली जी। अब उसमें अप्रोच को बदलने की जरूरत है, खर्चा हम उस पर कर ही रहे। अब आ गया एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो सब चीज पे रिफ्लेक्ट करता है, वो एजुकेशन पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा लाइफ स्टाइल पे भी करेगा, हमारे और चीजों पे भी, हमारे हेल्थ पे भी करेगा। एजुकेशन टू ग्रेट एक्सटेंट इज ए पाथ टू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन लोकल एम्प्लॉयमेंट सृजन के ऊपर मैं फोकस करूंगा, क्योंकि ये तो हम सबको मानना जरूरी है कि सबको नौकरियां नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ये सच को लेकिन बोलते सब नहीं है ना। आई सेड इट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस इन गैरसैंड। दामी जी की सरकार ने 24, 25, 26 हजार रिक्रूटमेंट किया, बड़ा होता है छोटे स्टेट में, लेकिन फिर भी मैंने कहा सो व्हाट। सरकारी नौकरी बिना बेईमानी के मिले, बिना भ्रष्टाचार के मिले, बिना घपले घोटाले के, ये हमारे हर बच्चे का अधिकार है। लेकिन इस हार्श रियलिटी को भी हमेशा बताते रहना चाहिए कि सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी का 100% समाधान नहीं है। सबको नौकरी नहीं मिल सकती। हाँ, तो मैं बता रहा था, मैंने हाउस में क्या कहा जी,
कि हमारे उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 10 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड है। सब तो रजिस्टर्ड होते भी नहीं है। 10 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार रजिस्टर्ड है, 10 लाख। तो 26,000 की जगह 50,000 भी दे दो नौकरी, तो 9 लाख 9.5 लाख तो रहेंगे ही बेरोजगार। रोटी तो उनको भी खानी है, परिवार उनको भी चलाना है, भूखे तो उनको भी नहीं मरना है ना। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो what are the new एग्जैक्टली उसी पे आ रहा हूँ। हमें जो हमारा लोकल एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर है और टूरिज्म है और पिलग्रिमेज है, उसको बड़ा अलग अप्रोच के साथ थोड़ा एड्रेस करने की जरूरत। हमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में या मॉडर्न लाइफ स्टाइल के बीच में हम गैप भी नहीं क्रिएट कर सकते। वैसा हम करेंगे तो हमारी आइडियाज का बायर कोई नहीं मिलेगा। हमें उस आकर्षण को कैसे बनाए रखना है? नंबर 1, हमें जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उसको मॉडर्नाइज करना है 100%। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करके, उस तरफ किया भी है सरकार ने। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक प्रोग्राम उसमें किया भी है, उसमें उत्तराखंड ने अच्छा परफॉर्म भी किया। एक तो हमें मैकेनाइज कहने का मतलब उत्तराखंड के एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की समस्या क्या रही? ये श्रम साध्य रहा और जिसे कहना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी उसमें उतनी आती नहीं कि एक्सटेंसिव लेबर डिमांड करता है। लेकिन पैसा इतना नहीं बनता। उसके लिए होगा क्या? एक और समस्या हमारी कि गांवों के अंदर बहुत जो फार्मिंग भी बहुत स्कैटर्ड है, उसका जवाब कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन, सरकारी कंसोलिडेशन के पचड़े में हम पड़े, हम वॉलंटरी कंसोलिडेशन की तरफ। वॉलंटरी कंसोलिडेशन में भी ये कह रहा हूं कि एक दूसरे को देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हमें केवल क्लस्टर अप्रोच में जाने की जरूरत है। यदि ये पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप हमने, हॉर्टिकल्चर हो चाहे एग्रीकल्चर हो, ये गांव का ये क्लस्टर है, तो फिर सारे गांव वाले उसी को ही ग्रो करेंगे। अब अपनी जमीन खुद ही रखो, लेकिन सब एक ही ग्रो करेंगे उसको। जब हम मार्केट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट की बात करते हैं, तो बड़ा एक उसके सप्लाई चेन का अपना एक अर्थशास्त्र है। हमने मान लीजिए 40 किलो कोई चीज पैदा की, लेकिन 40 किलो ही पैदा की, या 200 किलो ही पैदा की, तो 200 किलो लेकर के गांव वाले कहाँ जाएंगे? ट्रक जा नहीं सकता, 200 किलो के लिए ट्रक आएगा नहीं, कहाँ जाएंगे? रेडीली उनको मार्केट कोई ऐसा कोई है नहीं। लिहाजा या तो ये करेंगे कि ओ भैया त्योहारों में यार खुद कंज्यूम कर लो सब लोग मिल करके, या फिर मिडिलमैन के हत्ते चढ़ेंगे। मिडिलमैन कहेगा भैया इतने में देना है तो दे दो। ये मार्केट गैप से नहीं, उसके लिए क्या, इसलिए हमेशा मैं हैमर करता हूं कि वॉन्ट गेट द प्राइस ऑफ योर प्रोड्यूस unless your production become a marketable surplus। मार्केटेबल सरप्लस का तात्पर्य यह है कि कम से कम वॉल्यूम आपका इतना होना चाहिए कि 1 ट्रक 2 ट्रक 4 ट्रक आकर के आपके गांव में उस प्रोडक्ट को उसने खरीदा, उस प्रोड्यूस को खरीदा, और नहीं भी खरीदा तो आपने खुद 2 ट्रक ला दे, देन यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन विल। फिर आप जाकर के उसे दिल्ली आजादपुर मंडी में बेचिए, या देहरादून के मंडी में बेचिए, या सहारनपुर के मंडी में बेचिए, अपने दाम पर बेचिए। लेकिन 20 किलो खरीदने कोई नहीं आने का, 40 किलो खरीदने कोई नहीं आने का, 2 क्विंटल खरीदने कोई नहीं आने का। वो आप ले जाएंगे भी तो आपको भाड़ा ज्यादा पड़ेगा, अल्टीमेटली आप डिस्करेज हो जाएंगे। तो कुल ना मिला करके वो चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, उसको हमें मार्केटेबल सरप्लस बनाना है। एक तो ये पॉइंट हो गया एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। सेकंड, दूसरा एक का फैक्टर है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। शायद कंसर्टेड अप्रोच की जरूरत है, अभी ज्यादा फोकस्ड होकर के करने की जरूरत है। हमारे गांव बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, चूंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अफोर्ड नहीं कर पाए या जा नहीं पाए, तो बाय डिफॉल्ट गांव ऑर्गेनिक थे, विशेष रूप से पहाड़ों के अंदर जी। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है आज की तारीख में। कम से कम हम माउंटेन स्ट्रेच को तो, कम से कम हम हिली स्ट्रेच का जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है उसके तो हम ऑर्गेनिक रिजीम में कन्वर्ट करें। सिक्किम उसका उदाहरण है हमारे साथ। सिक्किम इज ए 100% ऑर्गेनिक स्टेट टुडे। नॉट ए किलोग्राम
Non-organic produce can go to their state. Yeah. So we can be a leader. Do you like yourself working with government? I am very or happy now person. as a I am very political happy leader? person. I always tell, I told you in this podcast also, कि what is the purpose of life? Purpose of life is what makes you more happy. I tell most of the people. Some people say that their achievement in their life is they are 6, 7, 8, 9 times MLA. Some people think like this. I don't think. Counting the days does not make me happy. Then what is my contribution that makes me happy? If I'm able to contribute that I want to do in that direction, that really makes me happy. I'm a 5-term MLA, I'm a 6-term MLA, I'm a 7-term MLA. What have you done? I have been, I'm a run-of-a-mill politician. I've been doing what everyone is doing. Yeah. What is my individual contribution? I do not know. And I think Then I'm good for nothing. हमने कुछ नहीं किया है, हम 40 साल से क्या कर रहे हैं, बाहर जोंक रहे हैं क्या? इसी के साथ एक पॉलिटिक्स, सिर्फ उत्तराखंड पॉलिटिक्स नहीं लेकिन इन जनरल पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाहूंगी. आर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स रूथलेस? नो. ये मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ. अक्रॉस पार्टीज, यदि मैं सरकारी तंत्र वर्सेस पॉलिटिकल लीडर बात करूं या सरकारी तंत्र वर्सेस पॉलिटिकल वर्कर बात करूं, तो सरकारी तंत्र के मुकाबले जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिसमें मैं एमएलए एमपी को भी मानता हूं, जिसमें मैं मिनिस्टर्स को भी मानता हूं, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है बल्कि सरकारी तंत्र के. सरकारी तंत्र उस लाल फीते में ही आपको कहानी सुनाता रहेगा. पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर, वो आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की मदद करता है. इसलिए वो सरकारी तंत्र वाले भी जब पचड़े में फंसते हैं, जब उनके परिवार भी पचड़े में होते हैं, तो फिर सरकारी तंत्र वाले उनकी कोई मदद नहीं करते. उस समय वो पॉलिटिकल लोगों से ही मदद मांगने आते हैं. कितने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, कितने रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं, कितने रिटायर्ड इंजीनियर्स आते हैं, कितने रिटायर्ड बड़े अधिकारी आते हैं, आईएएस ऑफिसर आते हैं, जिनको अब वही अधिकारी नहीं सुनते जिन डिपार्टमेंट में वो काम करते थे. और पॉलिटिकल वर्कर से वो संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं, और हम उनको जो कानून कायदे या जो एक उस दायरे में संभव होता है वो मदद हम लोग उनको करते हैं. डू यू थिंक आपकी बेबाकी के लिए आपको कुछ रेपरकशन कभी फेस करने मिले इन पॉलिटिकल करियर? नहीं, इसको मैं लोगों का इंप्रेशन को गलत मानता हूँ. जैसे लोग मुझे ये कह देते हैं कि सतही तौर पे कि साहब आप ये सब ऐसा है, शायद इसलिए पार्टी ने आपको मंत्री नहीं बनाया फलाने. मैं कहता हूँ नहीं, आपका गलत इंप्रेशन है. मेरी पार्टी मेरी क्षमताओं को या मेरे तरीकों को बहुत अच्छे से जानती है, और उसमें मेरी महानता नहीं है, मेरे पार्टी की महानता है. कुछ लोग कहते हैं साहब वो विधानसभा में ऐसा होता है तो फिर वो आप आगे हो जाते हैं. फिर कुछ लोग कहते हैं मीडिया में ऐसा होता है तो आप आगे हो जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं आपको आगे कर देते हैं. मैंने कहा नहीं, आप तो आगे ही. मेरी पार्टी, ये मेरे पार्टी की, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि वो अपने हर कार्यकर्ता की किस तरह की क्षमताएं हैं, क्या कैपेबिलिटीज है, उसको जानते हैं. और इसमें मेरे पार्टी का बड़प्पन है, मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरे लीडरशिप का बड़प्पन है, मेरे नेतृत्व का बड़प्पन है कि जब कोई इस तरीके के कोई क्रिटिकल इश्यूज होते हैं तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भरोसा करती है कि तुम कुछ इसमें इसको तुम एड्रेस करो, इसमें तुम बात करो, इसमें तुम आगे आकर क्यों करो. तो इतने बड़े पार्टी का ये विश्वास है, एंजॉय करना, ये भरोसा पार्टी का रखना, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है. बिल्कुल. केवल एक मंत्री हो जाना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता कि हर तीसरा कहता है छोड़ो छोड़ो यार, पता नहीं क्या बोलेगा. पूरी पार्टी यदि इस बात को यकीन कर लेती है कि नहीं, इस पे भरोसा किया जा सकता है कि कोई भी ये इम्पोर्टेंट इशूज है उसके ऊपर में पार्टी के व्यू पॉइंट को रखना है, तो ये रख देगा. तो क्या ये भरोसा छोटी चीज है? नहीं, बिल्कुल. क्या इसके लिए मैं पार्टी का आभारी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. मुन्ना सिंह चौहान एक इंडिविजुअल है, मेरी हैसियत लिमिटेड है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के फेस के रूप में मैं किसी बात को कहता हूं तो दैट हैज अ नेशनल इम्पैक्ट, जो मुन्ना सिंह चौहान की वजह से नेशनल इम्पैक्ट नहीं हो सकता. तो आई मस्ट रियलाइज दिस एस्पेक्ट ऑल्सो कि दिस स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ माई पार्टी. भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है
जहां जो बूथ लेवल का वर्कर होता है वो होम मिनिस्टर हो सकता है, जो है आदरणीय अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जिसका जो हिमाचल में बूथ लेवल का अध्यक्ष था वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, हेल्थ मिनिस्टर है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि जिसका आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 45 साल के हैं और जिनको अध्यक्ष बनने से पहले ये पता भी नहीं था कि वो केंद्रीय टीम में कोई पदाधिकारी होंगे कि नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो कार्यकर्ता ही नेता होता है। बाकी पार्टियों में कार्यकर्ता अलग होते हैं, नेता अलग होते हैं। वेल सर, यहाँ कोई लीडर किसी परिवार से नहीं आता, कार्यकर्ताओं से आता कि पार्टी के कंसल्टेशन की प्रोसेस है। अभी आपने मुझसे पूछा था ना, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संगठन के सर्वोच्च नेता है। आपको मोदी जी का वो बयान तो याद होगा ना, जिस दिन नितिन नवीन जी को चार्ज लिया उन्होंने, उस दिन उन्होंने अपने भाषण में कहा कि संगठन के दृष्टि से आज से नितिन नवीन जी मेरे भी बॉस है। और परसों बंगाल के चुनाव के बाद भी मोदी जी को जब पार्टी की लीडरशिप लेकर के माला पहनाने आई तो उन्होंने माला नहीं पहनी और नितिन नवीन जी को पहनाई। ये बीजेपी में ही हो सकता है। तो बीजेपी समय समय पे डिसाइड करता है कि बीजेपी के लीडरशिप के लिए कौन सा रोल सूट करता है। उससे कोई नेता छोटा नहीं बनता है, कोई बड़ा नहीं बनता है। तो लीडरशिप का जो रोल है वो व्यापक कंसल्टेशन से और संगठन को राष्ट्र हित में, पार्टी के हित में उस आधार पर डिसाइड करते हैं। इसलिए एक बेसिक टीचिंग भी है, कंट्री फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। कुछ लोग जैसे मतलब लोग थोड़ा सा मुंह देखी थोड़ी बात, दुनिया में कोई किसी को मुंह देखी अच्छी बात बोलता है, कोई किसी के मुंह पे ये तो कहते हैं तुम बड़ा बुरा आदमी हो। मुंह देखी बात लोग मुझसे भी करने लगते हैं, अरे भाई साहब आप इतने योग्य हैं, फलाना ये नहीं बनाया, फलाना नहीं बनाया। तो मैं उनको बड़ा ब्लंट जवाब देता हूं कि पॉलिटिक्स कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है कि जिसके ज्यादा नंबर आ गए वो आईएएस हो गया, फिर आईपीएस हो गया, फलाना। पॉलिटिक्स इज the permutation and combinations. Politics is combination of so many things. और वो भी इंडिया में जो इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली, रिलीजियसली, ज्योग्राफिकली, इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, इतना डाइवर्स रीजन है, वहां पर आप कई चीजों का चेक एंड बैलेंसेज होते, तो उसके आधार पर हम निर्णय करते। तो मैं कहता हूं भैया, पार्टी ने यदि किसी को मिनिस्टर बनाया तो पार्टी उसमें उनसे कहता हूं कि मैं एक सिद्धांत हमेशा फॉलो करता हूं कि बॉस इज ऑलवेज राइट। वो कॉर्पोरेट में भी चलता है। ऐसा थोड़ा ना कि सुंदर पिचाई ही योग्य होगा गूगल में, और भी बहुत सारे लोगों को बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वैसे ही पार्टी जब बॉस, तुम्हारी राय मशवरा भाषण फलाना सब चीजें मायने रखता है, बट अल्टीमेटली पार्टी टेक्स द कॉल। द फाइनल डिसीजन इज द पार्टी। उसको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को, परमुटेशन को, और अब तो एआई का जमाना आ रहा है। अभी तो मैं किसी का सुन रहा था, वो कहने लगा साहब वो 10 raised to the power 250, मतलब एक के आगे 250 जीरो लगा लो, इतने तक के परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तब तो स्काई द लिमिट। तो इसलिए देश काल परिस्थिति, राजनीति का एक सिद्धांत है जो दुनिया में कभी नहीं बदला। देश काल परिस्थिति, तो पॉलिटिकल डिसीजंस, द मैच्योर्ड पॉलिटिकल डिसीजन। वाहियात टाइप के लोग वैसा आगे होंगे, लूट पाट गोली चला दी, फलाने कत्लेआम कर दिया, फलाना बैठ गया जाकर के सिंहासन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल, बट मैं प्रॉपर कंसल्टेशन का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो रिपब्लिकन कंसेप्ट है, वो देश काल परिस्थिति। सर बिफोर एंडिंग अप मैं कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी, जस्ट लाइक अ रैपिड फायर। ओके फाइन। सो वन, बिकॉज हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ वन वर्ड फॉर टुडेज प्राइवेट स्कूलिंग? फीस को लेकर के एक पॉलिसी होनी चाहिए। एंड वन वर्ड फॉर द गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम? मेक इट अट्रैक्टिव एंड responsibility lies with the teachers and the government alike.
One reform that can change everything in Uttarakhand. The education. So school fees mafia or uniform mafia, are they exaggerated or they are the reality? No, but that's a very unfortunate situation. There is a lot of truth in it. They are more of a dukandar. One policy failure in Uttarakhand. Implementation of the good programs. The implementation of the policy is a biggest policy failure. What is the one project where you think the money of Uttarakhand government is going to be a waste? Not exactly waste, but underutilized. That is What is again that education. That is again education. Because आपने waste का नाम भी लिया, so do you think the waste is also an area of concern? It has a serious repercussions for the environment of Uttarakhand. Even it is choking the rivers. The plastic waste Yeah. is choking the rivers, causing devastation. Many a times the devastation in flash floods, the cause of the devastation is this kuda. What is the one thing that you get mostly misunderstood about? I do not know. Unfortunately, some people said my supporter or my critic. I do not know. But some people carry an impression that I'm very arrogant. What is the one thing that social media gets wrong about any politician? Social media is doing a serious damage to so many things. There is no truth in it. There is no depth in it. There is no credibility. So people should refrain from making baseless. And here, I'm sympathetic to political class also, because people without understanding things, they start making baseless, start making baseless allegations and all that. Yes, if there is a truth in anything, that should be well researched. I really liked जब आपने बोला कि politics is permutation and combination, and I would like to end this episode on this high ground. बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी कि एक आम इंसान अगर चाहे तो वो बहुत कुछ बदल सकता है. Why not? बशर्ते हमें अपने कॉन्शियस को थोड़ा जगाने की जरूरत है. जगाने की भी जरूरत है और आपको भरोसा भी करना चाहिए. आप दूसरों का भी, ऐसा नहीं कि दूसरों को कुछ मत समझिए, दूसरों की भी रेस्पेक्ट करिए, लेकिन आप अपने ऊपर भी भरोसा करिए. जी. आप ट्रस्ट करिए अपने आप को. अहंकार मत पालिए, बट ट्रस्ट योरसेल्फ. जी. और रियल चेंज मेकर जो है वो एक आम आदमी है. ये हम जैसे आम आदमी बहुत छोटा छोटा चेंज कर सकते हैं. ये आज मैं आपसे सीख के जा रही हूँ. Thank you. और भी बहुत सारी बातें हमने करी, कैसे हम उत्तराखंड को और आगे लेके जा सकते हैं. सिर्फ सरकार पर डिपेंडेंट रहना कि एम्प्लॉयमेंट हमें वहीं से मिले, ये जरूरी नहीं है. सरकार कैन बी अ फैसिलिटेटर. जी. गवर्नमेंट इज जस्ट अ फैसिलिटेटर. सरकार कुछ नहीं कर सकती यदि लोग नहीं करेंगे. बिल्कुल. फैसिलिटेटर है सरकार, या जो तंत्र है वो हैंड होल्डिंग कर सकता है. जी. तो हम लोग को जरूरत है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का और आत्मनिर्भर उत्तराखंड भी अब बनाने की बहुत जरूरत आ गई है. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम. थैंक यू. आई हैड सो मच टू लर्न. थैंक यू.